नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एलडीसी हाईकोर्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसी तरीके से रोजाना हम एक एक मॉडल पेपर डेली बेसिस पे देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर हम जीके के 50 क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ हिंदी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। जीके के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, उसमें से 10 क्वेश्चन हम करंट के भी रखेंगे ताकि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न कथन किस झील से संबंधित है। पहला कथन है जलापूर्ति गुलाब सागर बांध के द्वारा की जाती है और दूसरा कथन है इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर बाल सम्मन झील की बात हो रही है जो कि मंडोर जोधपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। और बाल सम्मन झील का निर्माण दोस्तों 1159 ईस्वी में बालक राव प्रतिहार के द्वारा करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलाब सागर बांध के द्वारा यहाँ पर जलापूर्ति की जाती है और इस झील के किनारे गुलाब उद्यान स्थित है। कायलाना झील जो है दोस्तों, ये भी आपकी जोधपुर में स्थित है। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है और फोय सागर झील जो है ये अजमेर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। तो दोस्तों उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादन बेरिलियम का होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेरिलियम का उत्पादन बांदर सीदरी अजमेर में भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों सोम कमला अंबा परियोजना जो है ये सोम नदी पर स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको नाम से पता लग रहा है सोम कमला अंबा, तो यहाँ पर सोम आ रहा है यानी कि सोम नदी पर हो जाएगी। और सोम कमला अंबा परियोजना दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे सोम कागदर पूछी जाए तो ये उदयपुर में स्थित है, वो भी सोम नदी के किनारे ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन है। पहला कथन है राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ की स्थापना 26 अगस्त 1957 में हुई। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जून 1978 को हुई। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में की गई। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसका जो एरिया है दोस्तों वो लगभग 5.5 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। अगला सवाल है, मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा करने वाली फसलें क्या कहलाती है। तो दोस्तों मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा करने वाली फसलें ट्रैप फसलें कहलाती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन है। पहला कथन है दोस्तों गौ सेवा संघ अजमेर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है गोपाल योजना वर्ष 1990 में शुरू की गई है। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए गोमूत्र से फिनाइल बनाने का प्रथम संयंत्र कहां पर स्थापित है, तो दोस्तों ये हिंगोनिया गौशाला जयपुर में स्थापित है, ठीक है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर से होने वाली हानि है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से जो होने वाली हानि है वो लवणीयता की समस्या, सेम की समस्या, मृदा का अनुपजाऊपन, तीनों हो जाएगी। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र यहां पर पूछा गया है देवगढ़ जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, ये दूसरा संयंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा अमर सागर जो कि जैसलमेर में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर दूसरा पूछा जाए तो देवगढ़ प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, सामरिक महत्व की सड़कें बनाने वाली परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों ये चेतक परियोजना है जो कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाने से रिलेटेड है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों यहाँ पर पर्यटन निदेशालय के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा किस बजट में हुई। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा दोस्तों 2016-17 वाले बजट में की गई थी और इसकी शुरुआत दोस्तों 1 जून 2016 में की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न कथन किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछा जाए तो ये भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर अलवर हो जाएगा। और अलवर के कुछ उपनाम है वो भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अलवर का मैं उपनाम आपको बताऊं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी से कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में शामिल जिला जो है वो अलवर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अजमेर के उपनाम अगर आपसे पूछे जाए तो अजमेर के उपनाम हो जाएंगे दोस्तों, राजस्थान का हृदय से कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है, राजस्थान का नाका भी अजमेर को ही कहा जाता है, और अंडों की टोकरी अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी अजमेर को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान का उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है, तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा गांव है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है, रूपारेल बेसिन राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों रूपारेल बेसिन जो है ये उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, और रूपारेल नदी का जो बेसिन है वो मुख्यतः अलवर भरतपुर क्षेत्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूपारेल नदी जो है इसको वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, थोनवेट का E-D चिन्ह कौन सी जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों E-D जो है ये पश्चिमी राजस्थान वाली जलवायु को प्रदर्शित करता है, यानी कि मरुद्भिद जलवायु को। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्न कथन किससे संबंधित है? इस प्रकार के वन सरकारी नियंत्रण में रहते हैं, इन वनों में सीमित वन कटाई व पशुचारण की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित और रक्षित वनों की बात की जा रही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आरक्षित वन वो होते हैं जहाँ पर 100% यानी कि पूर्णतया प्रतिबंध होता है, ठीक है। और अगर सुरक्षित वन की बात की जाए दोस्तों तो ये लगभग 56% के अप्रोक्स है, और आरक्षित वनों की बात की जाए तो दोस्तों ये 37% के अप्रोक्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस दिशा में बढ़ती जाती है? तो दोस्तों राजस्थान में मृदा की उर्वरता जो होती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना 2015 में की गई थी, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, 1957 अधिनियम के तहत धारा 9C1 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अधिनियम पूछा जाए तो 1957 9C धारा 1 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, बट स्थापना की डेट पूछी जाए तो 2015 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, किस आयोग समिति की सिफारिश पर मेरवाड़ा तथा माउंट आबू को राजस्थान में शामिल किया गया? तो दोस्तों मेरवाड़ा तथा माउंट आबू को फजल अली आयोग समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न कथन किस दुर्ग से संबंधित है? तो यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। दूसरा कथन है, राणा सांगा ने यह दुर्ग श्रीनगर के जागीरदार करमचंद परमार को दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर बनेड़ा दुर्ग की बात हो रही है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, और राणा सांगा ने यह दुर्ग श्रीनगर के जागीरदार करमचंद परमार को दिया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे, नौलक्खा बावड़ी किस जिले में है? तो दोस्तों नौलक्खा बावड़ी जो है ये डूंगरपुर में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नौलक्खा बावड़ी का निर्माण जो है दोस्तों 1602 ईस्वी में प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और नौलक्खा बावड़ी के जो शिल्पी है वो है लीलाधर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, बारडोली का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बारडोली का जो शिव मंदिर है ये भैंसोरगढ़ में स्थित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था, ऐसा माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सी हवेली झालावाड़ में है? पुरोहित जी की हवेली और गुलजार हवेली। तो दोस्तों दोनों झालावाड़ में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नंगला जहाज भरतपुर में किसका मंदिर है? तो दोस्तों नंगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देव बाबा के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ग्वालों के देवता एवं पशु चिकित्सक भी इन्हीं को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न कथन किससे संबंधित है? पहला कथन है, यह महल सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर सरिस्का पैलेस की बात हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है? तो दोस्तों श्रीधर अंधारे के द्वारा देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और देवगढ़ शैली का प्रारंभ जो हुआ था दोस्तों ये रावल द्वारकादास के समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। द्वारकादास के समय 1680 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पैर की अंगुली का आभूषण है? बिछुड़ी, फोलरी, गोलिया। तो दोस्तों ये तीनों जो है ये अंगुली के आभूषण है, पैर की अंगुली के। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मीणाओं का जो प्रयागराज है ये रामेश्वरम घाट को कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रामेश्वरम घाट में 3 नदियों का संगम होता है। चंबल सिप लेती है बनास के साथ। चंबल क्या करती है? सिप लेती है बनास के साथ। तो चंबल, सिप और बनास तीनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बेनेश्वर धाम जो है दोस्तों यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, माँ सोजा यानी माही, सोम और जाखम, ये आपको ध्यान रखना है। नवा टापरा डूंगरपुर में, बेनेश्वर धाम जो कि आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। भरतहरि मेला जो है ये आपका अलवर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। शीतला माता जो है इनका मंदिर चाकसू में स्थित है, और मंदिर का निर्माण जो है माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो कि अभी आपके 3rd ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है,
राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1947 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। शांता त्रिवेदी का जो जन्म हुआ था ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न कथन किससे संबंधित है? इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाता है। यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह बाद जागे थे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी दिन से मांगलिक कार्य, शादी, विवाह वगैरह संपन्न किए जाते हैं या शुरू किए जाते हैं। अगला सवाल है, चित्तेरो की ओवरी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों चित्तेरो की ओवरी की स्थापना महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे तस्वीरों कारखाना भी कहा जाता है। और जगत सिंह के टाइम पे 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, शहाबुद्दीन और मनोहर, ठीक है। कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों? शहाबुद्दीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे साहिब राम पूछा जाए तो वो जयपुर का हो जाएगा। अगला सवाल है, तुकनगीर किसका उपासक था? तो दोस्तों तुकनगीर जो था वो शिव का उपासक था। और तुकनगीर के द्वारा भगवा रंग धारण किया जाता था या भगवा रंग के वस्त्र पहने जाते थे। और शाह अली जो था दोस्तों वो शक्ति का प्रतीक था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या शक्ति का उपासक था और इनके द्वारा हरे रंग के कपड़े धारण किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और शाह अली पूछा जाए तो शक्ति हो जाएगा। अगला सवाल है, बिट्टू गांव का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, बिट्टू गांव से जो लेख प्राप्त हुआ है वो पाली में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बिट्टू गांव में जो लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसी से पता लगता है कि मारवाड़ का जो शासक है वो राव सिंहा है, इसी आधार पर माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? यह सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। तो दोस्तों नगर सभ्यता जो है ये तो टोंक में स्थित है, नलियासर जयपुर में स्थित है, ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, जो कि भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल है, बप्पा रावल की छतरी कहाँ है? तो दोस्तों बप्पा रावल की छतरी नागदा में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में किस सैनिक छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों खेरवाड़ा और ब्यावर ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। टोटल सैनिक छावनियां 6 थी, उनमें से 2 ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेवाड़ भील कोर का गठन किस वर्ष हुआ? तो मेवाड़ भील कोर का गठन जो हुआ था दोस्तों 1841 में हुआ था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बंदर स्वांग की रचना किसने की? तो दोस्तों बंदर स्वांग की रचना जो है ये जानकीलाल भांड के द्वारा की गई थी। इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल अपने क्रम में कौन से नंबर का खेल है? तो दोस्तों ये 22वें नंबर का है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अभी 2022 में हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक किसने जीता? दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों एशिया कप 2022 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1984 के ओलंपिक खेलों में पीटी उषा ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो दोस्तों यहाँ पर 4था स्थान हासिल किया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पीटी उषा के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, 2022 के अंतर्गत इन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्य के रूप में शपथ ली है, ठीक है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये वाराणसी में किया गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, IZUZ में सम्मिलित देश हैं। तो दोस्तों IZUZ में सम्मिलित देश, आई से तो आपका इंडिया हो जाएगा और इजराइल हो जाएगा, ठीक है। यू से आपका अमेरिका हो जाएगा और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? UAE हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका और भारत। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नामीबिया से आने वाले चीतों को किस राज्य में रखा गया है? तो दोस्तों नामीबिया से आने वाले चीतों को मध्य प्रदेश राज्य में रखा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुन्नू नेशनल पार्क के अंतर्गत श्योपुर जिले में इनको रखा गया है। अगला सवाल है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये वाराणसी को बनाया गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का 135वां स्थान है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और टोटल 146 देशों में भारत का 135वां स्थान है, यानी कि भारत के नीचे ओनली 11 देश है, या भारत ओनली 11 देशों से ही ऊपर है, ठीक है। अगला सवाल हम हिंदी का देखेंगे दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुरपणखा, चतुरिणी, श्वेतांगी, सर्पिणी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चतुरिणी दिया हुआ है ये गलत है। चतुर जो होता है ये पुल्लिंग होता है, और अगर आपको इसको स्त्रीलिंग में बदलना है
तो यहाँ पर ता प्रत्यय जोड़ना पड़ता है तो चतुर्था हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? तो दोस्तों यहाँ पर अनुषंगी जो दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर अनुषंगी होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस विकल्प में व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर दवाइयाँ जो लिखा हुआ है ये गलत है। दवाइयाँ जो लिखा जाता है उसमें छोटी ई की मात्रा आती है, ये आपको ध्यान रखना है, दवाइयाँ। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस शब्द के साथ हल चिन्ह यानी कि हलंत का अनुचित प्रयोग हुआ है? गदगद, विधिवत, अकस्मात, भाषाविद। तो दोस्तों यहाँ पर गदगद जो दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा आपका गदगद। यहाँ पर द के नीचे हलंत लगेगा, द के नीचे हलंत नहीं लगेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ स्वर संधि के नहीं हैं? तो दोस्तों यहाँ पर मात्रादेश, पितृनुमति, मनवादेश दिया हुआ है जो कि गुण संधि के उदाहरण है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस विकल्प में गुण स्वर संधि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हितैषी, जलोक, वनौषध दिया हुआ है, इनमें अगर आप देखोगे तो वर्दी संधि है। ठीक है, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनी है। तो दोस्तों यण संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प हमको चुनना है, तो यहाँ पर पर्यूषण दिया हुआ है परि प्लस उष्ण, जो कि गलत है, परि प्लस उष्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? मन प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा दिया हुआ है, मन प्लस घ, मनोग दिया हुआ है, पर प्लस अक्षी जो दिया हुआ है परोक्ष दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पर अक्षी जो है वो आपका अक्षी में छोटी ई की मात्रा आएगी, इसके अलावा पर और विसर्ग भी लगेगा और उसके बाद पर विसर्ग प्लस अक्षी होगा तो परोक्ष हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अ उपसर्ग का प्रयोग जो है वो अवधि में हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ है, अ प्लस वाच्य, यहाँ पर भी अ प्लस वी प्लस नष्ट का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर अ प्लस वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित है? तो दोस्तों अप उपसर्ग से निर्मित अपो हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, समभी व्यवहार शब्द में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों समभी व्यवहार में जो है वो 4 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, सम प्लस अभि प्लस वी प्लस औ प्लस हार। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस विकल्प में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों निर उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो ये निवर्तक में नहीं हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर ओनली नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के कितने भेद माने जाते हैं? तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के 2 भेद माने जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला सवाल है, किस विकल्प में विशेषणात्मक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों रमणीय, ज्ञातव्य, पाठ्य, ये तीनों विशेषणात्मक कृत प्रत्यय है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो चतुराई दिया हुआ है ये तद्धित प्रत्यय के योग से निर्मित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी पढ़ाई, लड़ाई, कमाई जो है ये कृत प्रत्यय के योग से निर्मित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द आदिवर्ती प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर दैन्य, प्रासंगिक, कारक आदिवर्ती प्रत्यय शब्द से निर्मित है, चमकीला नहीं है, क्योंकि चमक जो है ये संज्ञा शब्द है और इसमें हमने इला प्रत्यय जोड़ा तो चमकीला हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अविभाव समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? आजकल जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, आज और कल या आज अथवा कल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर निरंकार अहंकार के साथ दिया हुआ है, जो कि गलत है। निरंकार का मतलब होता है अहंकार रहित। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है, किस विकल्प में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? तो यहाँ पर किसमें कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? संकटापन में है, ज्ञान प्राप्त में है, हसोन्मुख में है। पदाक्रांत में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा पद से आक्रांत, तो इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितेंद्रिय जो है उसमें दिया हुआ है जीत को प्राप्त करना, जो कि गलत है। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके, तो ये तीनों सही है। अगला सवाल है, लड़की ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों इसमें कृतवाच्य है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राम से खाया नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर भाववाच्य है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है,
रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, निम्न वाक्य में वाच्य का प्रकार बताएं। तो दोस्तों रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें क्रम वाच्य हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे, किस वाक्य में क्रम वाच्य नहीं है। तो यहाँ पर किसमें क्रम वाच्य नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लड़के से रोया भी नहीं गया, इसमें भाववाच्य है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य का प्रयोग किसमें हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो दोस्तों वापस और लौटना दोनों समानार्थी शब्द है, तो दोनों को एक साथ प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, या तो वापस यूज में लेंगे या लौटना यूज में लेंगे, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे, कृष्ण ने पूतना की हत्या की, तो पूतना की हत्या नहीं की थी, यहाँ पर वध किया था, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों हरे भरे लहराते खेत विशेषण का हमेशा पहले प्रयोग में लिया जाता है, लहराते खेत बाद में आ जाएगा, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता का लिंग अज्ञात रहने पर क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है, रिक्त स्थान पर उचित विकल्प सदैव पुल्लिंग आ जाएगा, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पर किसमें सही विलोम शब्द नहीं है दोस्तों, श्वेत का श्याम सही है, भीरू का निर्भीक ये भी सही है, उर्वर का अनुवर भी सही है, इप्सित का अभिप्सित दिया हुआ जो कि गलत है दोस्तों, यहाँ पर अनिप्सित आएगा, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोमार्थी नहीं है। तो यहाँ पर विख्यात का सुख्यात दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों, विख्यात का क्या हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ज्येष्ठ का कनिष्ठ ये सही है, गणतंत्र का राजतंत्र ये भी सही है, अनर्थ का रित ये भी सही है। अगला सवाल है, किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अतिवृष्टि का बहुवृष्टि दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अग्र का विलोम शब्द चुनिए। तो अग्र का पश्य हो जाएगा, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आगे का पीछे हो जाएगा, और उदय का सूर्यास्त हो जाएगा, और ग्रहण का क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्पण हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कपोत हारित पारावत किसके प्राय हैं। तो दोस्तों कपोत हारित पारावत कबूतर के प्राय हैं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कबूतर का प्राय रक्त लोचन को भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द चांदनी के प्रायवाची है। तो दोस्तों चांदनी के प्रायवाची जो हो जाएंगे वो उजियारा, कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रमरीचि, चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रिका और जुनिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, तो रोची जो है वो किसका प्रायवाची है, रोची किरण का प्रायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है। और रूपा जो है ये चांदी का प्रायवाची है, मेदिनी जो है ये पृथ्वी का प्रायवाची है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अनि, अनिक, वाहिनी किसके प्राय हैं। तो दोस्तों ये सेना के प्राय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, विपट निम्नलिखित में से किसका प्राय है। विपट जो है ये पेड़ का प्राय है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जिसका होना निश्चित है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो दोस्तों जिसका होना निश्चित है उसके लिए अवश्यंभावी आता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो दोस्तों उपत्यका जो होता है वो पर्वत के नीचे की भूमि को कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको अधित्यका दी जाए तो पर्वत के ऊपर की भूमि हो जाएगी। अगला सवाल है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो जाएगा, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर आपसे मुमुक्षा पूछा जाए दोस्तों, तो मुमुक्षा का अर्थ हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा। और जो मुमुर्सु होता है दोस्तों, मुमुर्सु का जो अर्थ होता है वो होता है मरने की प्रबल इच्छा, और मुमुर्षा जो होता है उसका होता है मरने की ओनली इच्छा, ठीक है। यहाँ पर प्रबल इच्छा हो जाएगी, यहाँ पर मरने की इच्छा हो जाएगी। अगला सवाल है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है। नाटक में हंसाने वाला पात्र वाक चातुर्य दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। नाटक में हंसाने वाला जो पात्र हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विदूषक। क्या हो जाएगा दोस्तों, विदूषक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाटक अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद परिच्छिद्रान्वेषण हो जाएगा, जिसका रंग ढंग अच्छा न हो दुर्ललित हो जाएगा, जिसका अनुमान कठिनाई से हो वो दुर्विभावी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विकल्प के समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद संगत नहीं है। तो यहाँ पर किसका अर्थभेद संगत नहीं है। तो दोस्तों दाम का दामन दिया हुआ है जो कि गलत है, दाम का क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और धाम का स्थान या घर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस शब्द युग्म का अर्थभेद संगत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ण का वार करना दिया हुआ है जो कि गलत है। वर्ण का होता है धारण करना, और वारण का होता है दोस्तों न्योछावर करना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस शब्द युग्म का अर्थभेद संगत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर तुरंग का लहर दिया हुआ है जो कि गलत है। तरंग का क्या होता है, लहर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और तुरंग का जो होता है वो घोड़ा होता है, और तुरंगी का जो होता है वो होता है घोड़े पर सवारी करने वाला, उसको हम तुरंगी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, या घुड़सवार। अगला सवाल है नियत नीति का क्रमशः अर्थभेद चुनिए। नियत का अर्थ हो जाएगा निर्धारित और नियति का अर्थ हो जाएगा प्रकृति। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प है बेती गंगा में हाथ धोना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। तो दोस्तों मुहावरे का अर्थ किसमें सही नहीं है? कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कन्नी काटने का अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है कार्य ढंग से नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मुहावरा अर्थ की दृष्टि से असंगत है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों खून सफेद हो जाना, शक्तिहीन होना, ये गलत दिया हुआ है। खून सफेद हो जाना का अर्थ होता है किसी के अंदर दया भावना नहीं रहना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सबसे अलग स्थिति लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों सबसे अलग स्थिति लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा तीन लोक से मथुरा न्यारी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ है। तो नाग का अर्थ हाथी हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ग्रहवीन बेगर किस शब्द के अनेकार्थी है। तो दोस्तों ये अगेह के हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे हिंदी के भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।